ऑनरेबल गवर्नर पंजाब और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कटारिया जी, आप समय निकाल के न्यूज़ 18 पंजाब के एनआरआई कॉन्क्लेव में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको न्यूज 18 को कि आज आपने जिस प्रकार से समाज के श्रेष्ठ लोगों को यहाँ बुलाकर जो मुझे सम्मान करने का मौका दिया, उसके लिए तो न्यूज 18 का पंजाब का मैं बहुत आभारी हूँ। और उसके साथ ही उन सब बंधुओं को भी मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ जिनको यहाँ बुलाकर के हमने सम्मानित किया। मैं सोचता हूँ ये सम्मान की परिपाटी भविष्य में लोगों को अच्छे काम की ओर प्रवृत्त करने का सबसे मजबूत साधन है। तो वो तो भाग्यशाली है ही है जिनका सम्मान हुआ, लेकिन जो सामने लोग उपस्थित हैं, जो उनको एक तरह से उनकी तारीफ कर रहे हैं या उनकी उपस्थिति में हो रहा है, उनका धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आज उनका हुआ है, अगली बार मौका मिले तब आपका हो, तब हम वास्तव में समाज और देश को बहुत आगे बढ़ाने में मददगार हो जाएंगे। जी बिल्कुल। कटारिया जी, आपको लगभग 8 महीने हो गए हैं पंजाब में बतौर पंजाब के गवर्नर। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पंजाब का? क्या आपने देखा? क्या आप बहुत दुनिया घूमे हैं, आप देश भी बहुत घूमे हैं, आपने इससे पहले आप असम के गवर्नर भी हैं, रहे हैं आप, तो क्या देखा आपने पंजाब में? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका पंजाब में? क्या चीजें आपको नई लगी? कौन सी चीजें आपको लगी कि इनमें काफी बेहतरी हो सकती है? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखो, क्या मैं बचपन से जब से पढ़ने गया हूँ और कॉलेज में जब से पढ़ा, तो पंजाब एक ऐसा राज्य भारत का सिरमौर माना जाता है जो सबसे पहले संघर्ष की अगर किसी ने मुकाबला किया तो पंजाब ने रणजीत सिंह जी के समय से लेकर के, और यहाँ की गुरु परंपरा ने जिस प्रकार से धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो बलिदान दिए एक के बाद एक, ऐसा उदाहरण दुनिया में कहीं मिलता नहीं। और विशेष करके जिस समय पाकिस्तान के आक्रमण हुआ और हमारे पर अमेरिका का दबाव था लाल बहादुर शास्त्री पर कि जीते हुए भाग लौटाओ, तो उस प्रधानमंत्री का ये संभव नहीं है। जो मेरे बहादुर ने बलिदान देकर के प्राप्त किया उसको मैं नहीं लौटाऊंगा। तब उन्होंने कहा, सोच लो, मैं PL-48 का गेहूं बंद कर दूंगा, तेरा देश भूखे मर जाएगा। तब उस आदमी ने इस बात की चिंता नहीं की कि देश में क्या होगा। उसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और जय किसान का सबसे ज्यादा किसी ने एक तरह से अपनी कर्म शक्ति का परिचय देकर के अन्न के भंडार को अगर किसी ने भरा तो इस पंजाब की धरती ने भरा, जिसके कारण से देश स्वाभिमान से खड़ा है। पंजाब औद्योगिक दृष्टि से भी बहुत कुछ आगे था। पंजाब में सेना के भी जितने बड़े अधिकारी रहे हैं, जिस प्रकार से दिया है, जलियांवाला बाग भी यहाँ ही हुआ है, भगत सिंह शहीद यहीं के हैं, लाला लाजपत राय यहीं के, उधम सिंह यहीं के, एक के बाद एक। ये जो देश के लिए मर मिटने का जिस जज्बा जिस धरती ने सिखाया वो पंजाब है। तो मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे बहुत भाग्यशाली कि मैं इस पुराने इतिहास को देखता हूँ। तो मैं भी प्रयत्न करूंगा, कुछ कमियां जो मुझे दिख रही है, विशेष करके जो नशा है, ये पंजाब को बहुत कमजोर कर रहा है और पाकिस्तान सीधा युद्ध में हमको नहीं हरा सकता है। तो वो इस तरीके से हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे कमजोर किया जाए, इस रास्ते पे लगा है। मैं सोचता हूँ सरकार और हम सब लोग और केंद्र के गृह मंत्री जी ने भी सबको लिखा है, यहाँ के कई धर्म गुरु पहले से ही काम कर रहे हैं। मैं नया नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ सब लोगों ने प्रयत्न किया अपने अपने स्तर पर और आज भी प्रयत्न कर रहे हैं, कई संगठन कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उनका सहयोगी बनकर के इस काम के लिए जो कुछ मेरे से संभव हो सकेगा करूंगा। और दूसरा ये कि इस धरती को जितना सम्मान दिलाया जा सकता है मेरे प्रयत्न से मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। कटारिया जी, पीछे आप पूरे पंजाब के बॉर्डर एरियाज में आप गए, आपने पूरा वो इलाका देखा आपने, और अब ये आपने पाकिस्तान की भी बात की कि जिसको आजकल कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, की अगर इस तरीके से नहीं तो कुछ और करके हम दिक्कत पैदा करें दूसरे देश में, और खास करके क्योंकि पंजाब उनका बॉर्डर एरिया है। तो आपने खुद वहां पर क्या देखा, आपको क्या महसूस हुआ? देखो, मैंने वहां हर जिले में जनता से रूबरू होने का प्रयास किया ताकि हकीकत के बारे में जनता ही बता सकती है। तो मेरे से पहले जो गवर्नर थे पुरोहित साहब, उन्होंने विलेज कमेटियां बना रखी थी सब जगह, लगभग बॉर्डर पर 1500 से अधिक
विलेज कमेटियां हैं। मैंने जिले के विलेज कमेटी के प्रमुख लोगों को बुला करके उनसे बातचीत की, तो उनकी कुछ समस्याएं थी। विशेष करके इस बॉर्डर के जिले पर कोई भी लड़कियों का कॉलेज नहीं होने के कारण से उनकी बच्चियां आगे एजुकेशन में नहीं जा पाती, तो ये उनको दिक्कत है। फेंसिंग के कारण से कुछ खेती उनकी उधर रह गई, कई किलोमीटर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वहां जाने आने में भी उन लोगों को दिक्कत आती। पर मुझे सबसे बड़ी खुशी ये मिली है कि बीएसएफ, आर्मी, पुलिस और वहां की स्थानीय जनता मिलकर के एक तरह से पाकिस्तान की इस हरकतों को जो मुकाबला कर रही है, उसमें जनता का सबसे बड़ा योगदान है। जितने ड्रोन गिरा पा रहे हैं उसकी सूचना भी जनता के द्वारा ही दी जाती है। पर वहां कुछ कमियां हैं, जिन कमियों के लिए हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं इसको आप अंतिम गांव मत करो। ये हमारे काम का पहला गांव होना चाहिए जो बॉर्डर पर सबसे ज्यादा हर समय मुस्तैद होकर खड़ा रहता है। तो वहां मैंने अनुभव किया, ड्रग वहां भी है। विशेष करके माताएं बहनें जब जिनसे मेरी परिचय बात हुई, उन्होंने कहा और कुछ आप करो ना करो, हम सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन फिर हमारे बच्चों की नशे की प्रवृत्ति को किसी प्रकार से काबू करो। हम अपने बच्चों की पीड़ा देख नहीं पाते हैं, घर की बर्बादी देख नहीं पाते हैं, हालात जो देख करके बहुत दुख होता है, इस पर किसी प्रकार करो। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में मैंने बॉर्डर के विलेज को थोड़ा बहुत बाई रोड ही देखा पूरा का पूरा, तो मुझे लगा कि वास्तव में एकदम मुस्तैदी के साथ आमने सामना खड़ा है। और ऐसी स्थिति में वहां के लोकल लोगों का जो मॉरल है वो बहुत ऊंचा है। अभी अभी आप कटारिया जी आपने ये कहा कि स्कूल में किताबों में पढ़ते थे पंजाब के बारे में, आप यहाँ पंजाब के आज गवर्नर हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आपके सामने एक विजन भी है, आपने देश, जैसा मैं पहले भी बता रहा था, काफी देखा है आपने, दुनिया काफी देखी है आपने। तो आज का पंजाब जब आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि पंजाब कुछ हिस्सों में पिछड़ गया, कुछ हिस्सों में पीछे रह गया? पंजाब के लिए आपका क्या विजन है? आप क्या चाहेंगे कि पंजाब में, आप पंजाब को अगर आगे देखें, क्या करना चाहेंगे? देखो, मैं सोचता हूं कि पंजाब में सब प्रकार की कैपेसिटी है, जमीन इतनी है, पानी है, लोग बहुत देश के लिए डिवोटी हैं। केवल और केवल जो शांति का जो माहौल बनना चाहिए उसमें सब लोगों का योगदान होना चाहिए। समस्याओं को है तो आमने सामने बैठ करके हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बार में नहीं सुलझता, 10 बार में सुलझेगा, लेकिन एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे तो मैं सोचता हूँ दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आमने सामने बैठ करके हल नहीं हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ दोनों को अपने दिमाग को साफ रखना चाहिए कि हर चीज का रास्ता निकलेगा बातचीत के टेबल के ऊपर ही, और कोई तरीका नहीं होगा। उस दृष्टि से क्या प्रयत्न किया जा सकता है, मैंने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, जितने लोगों से मिल सकता हूं मिला हूं, उनसे उनकी समस्याओं को समझने का प्रयत्न किया है। जो मेरे द्वारा केंद्र की सरकार को बात पहुंचाई जा सकती वो मैंने पहुंचाने का प्रयत्न किया। एजुकेशन का स्तर यहाँ का बहुत अच्छा है, मेडिकल का स्तर यहाँ का बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स का स्तर यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ ओलंपिक के कई चैंपियन है और ये देश का सौभाग्य है कि जो हॉकी की टीम कांस्य पदक पेरिस में लेके आई उसमें 8 खिलाड़ी पंजाब के थे। ये गौरव शायद किसी प्रांत को नहीं मिला जो यहाँ मिला है। तो कैपेसिटी तो बहुत है, केवल इसको थोड़ा सा राइट चैनल में लाना है और लोगों को समझाइश के आधार पर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना है। कटारिया जी, आप बड़ा एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में, लगभग 4 दशक से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा पॉलिटिक्स में। आप बतौर राजस्थान के होम मिनिस्टर भी थे, बहुत जल्दी आप पॉलिटिक्स में भी आ गए। तो उस सारी एक्टिव पॉलिटिक्स को देखने के बाद जब आप एज गवर्नर ऑपरेट करते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा पेस जो है वो स्लो हो गया, या एक्टिव पॉलिटिक्स आप अभी भी मिस करते हैं कि उसकी जो जिसको कहते हैं तड़क भड़क जो एक्टिव पॉलिटिक्स की होती है? तो क्या आपका निश्चित रूप से जब मेरे को बनाता तो मुझे लगा कि मैं तो जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति हूँ, रात और दिन छोटे बड़ों के बीच में बड़ा हुआ हूँ। अब ये जो वीआईपी का जो स्थान मिल गया है, ये इसको कैसे निभाएंगे, कैसे करेंगे? और फिर हमारे देश का, मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ, बाकी सोचते नहीं सोचते हैं, ये जो वीआईपी कल्चर जिस ढंग से बना दिया और हम उसकी जिसकी पालना करते हैं, उससे जनता की हमारी दूरी बढ़ती है। अगर इसको नजदीकी लाई जाए तो एक दूसरे से मिलकर के समझ करके ज्यादा काम और अच्छा कर सकते हैं। केवल और केवल उस चारदीवारी में बंद होकर के केवल और केवल अपने जीवन को सुख का आनंद बनाने की ये जगह नहीं है, संवैधानिक पद है।
तो संवैधानिक पद में यह भी है कि आपका योगदान भी उस स्टेट के विकास में अधिक से अधिक कैसे हो सके, इस पर काम करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। सरकार और केंद्र और राज्य के बीच में एक सेतु बन करके दोनों को मिला करके इसकी प्रोग्रेस को कैसे कर सकते हैं, वो खुले दिमाग से करने का प्रयत्न। आप आरएसएस से जुड़े रहे, आपके बारे में यह भी कहा जाता है कि आप, जैसे अभी आपने खुद बताया कि वीआईपी कल्चर कोई ज्यादा आपको भाता नहीं है, लेकिन आज हमारे को मौका मिला क्योंकि आप, जैसे आपने बताया कि संवैधानिक पद है, बहुत बड़ा पद है गवर्नर का, क्योंकि राष्ट्रपति उसके बाद स्टेट में गवर्नर, तो बहुत बड़ा पद है। तो जब आप देखते हैं इसको, और आप अभी जो बात कर रहे थे वीआईपी कल्चर की, तो कैसे देखते हैं आप उस वीआईपी कल्चर को? आप, क्योंकि आप दुनिया को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, बाकी दुनिया को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको क्या नजर आता है? देखो क्या है कि मेरा प्रभु की कृपा से इतने गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ और ऐसे लोगों के बीच में रहने का मौका मिला है जिनके मैंने दर्द को और जिनके जीवन को बहुत आमने सामने देखा है। राजनीति में रह कर के भी मेरे को एक तरह से उनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा। उसका कारण यह है कि जब आप एक जनप्रतिनिधि बनते हैं तो आप कोई अधिकारी नहीं बनते हैं, जनता का सेवक बनकर के अगर काम करने का प्रयास करोगे तो जनप्रतिनिधि का सही मायना निकलेगा। केवल और केवल भोग करने की जगह समझ करके उपयोग करोगे तो न तो वो उस पद की गरिमा को निभा पाओगे, न जनता के बीच में स्थान बना पाओगे। मैं अगर 8 बार एमएलए बना, एक नया पैसा घर से कभी खर्च नहीं हुआ, जनता ने दिया, जनता ने बनाया, इसका मतलब जनता अच्छाई को पसंद करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो उसके कारण से जनता के बिना आशीर्वाद के इस स्थान तक नहीं पहुंच सकती। जी कटारिया जी, आज हमारा कॉन्क्लेव जो है ये एनआरआई कॉन्क्लेव है, तो जब आप एनआरआईज का रोल देखते हैं जो पंजाब में बहुत ज्यादा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है, तो और आपका जो पंजाब का विजन है उसमें आपको लगता है कि एनआरआईज जो बाहर के एक्सपोजर के साथ आते हैं वो एक बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकते हैं? कैसे उनके साथ मिलकर पंजाब के विजन को और ज्यादा मजबूत किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखो, मैं इन 7 महीनों में जो कुछ भी एनआरआई से जब मेरा मिलना हुआ, लोग यद्यपि विदेश में जाकर बहुत पैसे कमाए, संपन्न हो गए, लेकिन वो धरती से अभी तक अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। समय समय पर वो यहाँ लोग आते हैं। गांव में किसी ने हॉस्पिटल में सहयोग किया, किसी स्कूल में सहयोग किया, कोई वृद्धावस्था केंद्र चला रहा है, कोई सीनियर सिटीजन वाला कर रहा है, कोई और सेवा का काम कर रहा है ना, कोई भोजन वितरण कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो यद्यपि उनकी कर्मभूमि विदेश हो गई, लेकिन वो अपनी मट्टी को, जन्मभूमि को भूलते नहीं है और बराबर काम करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये एक कल्चर है यहाँ की, तो यहाँ के लोग बराबर। अब यह है कि उनका उपयोग करने वाले व्यक्ति किस तरह से उनका उपयोग करते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। उनकी भावना तो रहती है कि वो अपने वतन के लिए कुछ न कुछ करें। तो मैंने ये देखा है, हॉस्पिटल में मदद चाहें तो देते हैं, बाकी किसी काम के लिए मदद चाहें, एजुकेशन स्कॉलरशिप दिलाना चाहें तो देते हैं, स्कूल को कुछ करना चाहें तो देते हैं। अप्रोच करना और उनका मन जीतने का प्रयास करना चाहिए। और जब कभी भी यहाँ आते हैं तो उनसे जुड़े रहने के लिए स्थानीय जो कुछ लोग हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, वो उनको अगर ठीक तरह से रिस्पॉन्स दें और उनके साथ ठीक तरह से तालमेल रखें, तो मैं सोचता हूँ वो मन उनका है, उपयोग कितना कर सकते हैं ये हम पर निर्भर करेगा। कटारिया जी, कुछ चीजें आपके दिल के बड़ी करीब हैं, जैसे पोल्यूशन पंजाब में हो रही है, पंजाब की नदियों की पोल्यूशन, ज्यादा नदियां रही भी नहीं पंजाब, आज की डेट में पंजाब उस तरीके से रहा नहीं। आप बुड्ढे नाले को देखें जो लुधियाना के बीचों बीच जाता है, उसको लेकर कई सालों से चुनौती है कि किस तरीके से उसको साफ किया जाए, आगे वो राजस्थान के अंदर भी जाता है। तो जब आप इन चीजों को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कहां पर कमी रही है, कैसे इस चीज को ठीक कर सकते हैं? आजकल यमुना के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं, पंजाब की नदियां, इन सबको साफ करना आपके दिल के बड़ा करीब है, ये क्या देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है इसको? देखो क्या है कि पंजाब को भगवान ने इतना पानी उपलब्ध कराया है, लेकिन उसका जिस ढंग से उपयोग होना चाहिए उसको समय पे ध्यान नहीं रखा। इसलिए यहाँ जो है ना, डार्क जोन संख्या की दृष्टि से बढ़ रहा है, पानी नीचे जा रहा है। पहले कभी यहाँ 45 एरिया जो 1% था वो डार्क जोन था। आज की तारीख में 73% पंजाब का हिस्सा डार्क जोन बन गया। तो ये जो पानी का जो सदुपयोग जिस ढंग से चाहिए, और फिर क्या है कि अंडरग्राउंड से वाटर इतना खींचा है हमने, क्योंकि पहले हम नदियों के द्वारा जो सिंचाई करते थे उससे हमारी पैदावार तो एकदम बढ़ी,
लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है कि पानी की कैपेसिटी कम होने से हमने ट्यूबवेल से पानी खींचने का प्रयास किया। तो मैं सोचता हूं कि पानी का कंजर्वेशन ठीक प्रकार से हो, इसके बारे में यहाँ के लोगों को मानना चाहिए। और क्या फर्टिलाइजर का इतना अधिक उपयोग होता है कि जिसके कारण से आज कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी हो रही है। फिर यहाँ जो आपने देखा होगा लुधियाना और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पोल्यूटेड वाटर जो जिस प्रकार से नदियों में डाला जा रहा है, उसका कोई तो भी स्थायी हल करना पड़ेगा। कारण क्या है कि अगर 10 आदमी को भी कैंसर होता है तो हमारा सब किया कराए पानी फिर जाता है, क्योंकि घर बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे यहाँ से जो हनुमानगढ़ और गंगानगर से ट्रेन आती है उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। इसका मतलब पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ बना है। इसमें जनता के बिना सहयोग के पॉल्यूशन को कंट्रोल के और कानून के द्वारा और शक्ति के द्वारा नहीं है, अवेयरनेस भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि लोग भी कभी अपन सफाई के बारे में इंग्लैंड और अमेरिका जाते सोचते थे कितना साफ रहते हैं। अब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता आंदोलन चलाया। आज की तारीख में हमारे जो है ना, आपने रेलवे स्टेशन, पहले रेलवे में बैठने के लिए दूर बैठे रहते थे, जब ट्रेन आती थी तब लगते थे। आज की तारीख में इतने साफ है। इसका मतलब हर चीज संभव है, लोगों को जोड़ करके एक आंदोलन बनाना पड़ेगा तो सफलता तो मिलेगी हमें। जी बिल्कुल। सरकारें कई दफा ये कहती हैं कि जब गवर्नर आते हैं स्टेट में तो वो कुछ बिल्स को कई दफा डिले कर देते हैं, बिल्स को इतनी जल्दी आगे पास नहीं करते हैं, जिसके कारण दिक्कत आती है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई अनबन रहती है? क्योंकि पहले भी ये बात यहां पर चली, और अगर ऐसा कुछ है तो क्या कोई एक टाइम बाउंड लिमिट होना चाहिए जिसके अंदर बिल्स पास होने चाहिए? कैसे देखते हैं आप इसको? देखो क्या है कि मैं भाग्यशाली हूं कि आज की तारीख में कोई बिल मेरे पास पेंडिंग नहीं है, जितने भी हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी बिल पास होता है उस बिल को ठीक प्रकार से देखना आवश्यक है कि वो हमारे संविधान के अनुसार है कि नहीं है, केंद्र के नियम और हमारे नियम में कोई टकराव तो नहीं है, हम अपनी सीमा से बाहर जाकर के तो कोई कानून नहीं बना रहे। तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए होता है। और फिर उसकी स्टेज है, अगर मान लो उन्होंने पास करके लौटाया है, आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा उनको भेजो, भाई मुझे यही नहीं बातों को अगर ठीक करे तो भेजे, तो मैं ठीक समझता हूं, तो ये अधिकार है उनके पास। कुछ समय के लिए उसको रोक करके उसका कानूनी पहल को समझना, यह भी उनके अधिकार क्षेत्र में। और जो आपको लगता है कि इस कानून को, क्योंकि दोनों के बीच में टकराव है, तो राष्ट्रपति को भेज करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो मैं सोचता हूं टकराव की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे को समझ करके उसकी पेचीदगी के अनुसार अगर आप बातचीत से भी हल करोगे तो मैं सोचता हूं समस्या इतनी जटिल नहीं है। कुछ विषय ऐसे आते हैं जो अपनी सीमा से बाहर जाकर के कोई कानून बना है, तो उसको समझने के लिए समय तो चाहिएगा। जी बिल्कुल। कटारिया जी, आपका भी टाइम लिमिटेड होगा, लेकिन आपसे आखिरी 1-2 सवाल जरूर पूछेंगे। आप चंडीगढ़ के भी प्रशासक हैं। चंडीगढ़ भारत की एक प्लांट सिटी रही। ले कोर्बुसियर ने इसको जब डिजाइन किया उस टाइम पर बड़े बड़े जब पार्किंग एरिया चंडीगढ़ में, आप सोचिए 50s के दशक में जब बने, तो उस वक्त ये कहा गया कि इतनी तो इंडिया में साइकिलें नहीं है जितने यहाँ पर पार्किंग स्लॉट बना दिए गए हैं। लेकिन आज चंडीगढ़ के सामने नई चुनौतियां खड़ी हैं। शहर जो है वो लिमिटेड है, इसके बाईलॉज बहुत टाइट हैं। तो जब आप यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ की मास्टर प्लान को, यहाँ की नई रिक्वायरमेंट्स को, इन सबको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो आपके सामने कौन सी चुनौतियां नजर आती हैं आपको? जिनको रूप से जब चंडीगढ़ का एक तरह से मास्टर प्लान बन करके इसका जो वेल डेवलपमेंट हुआ, हिंदुस्तान में ऐसा व्यवस्थित बसा हुआ कोई शहर नहीं। बिल्कुल। लेकिन जिस समय इसको बना था उस समय आबादी 3 लाख थी। आज की तारीख में आबादी 10 लाख से भी ऊपर चली गई। तो कई समस्याएं उसके कारण से निश्चित रूप से पैदा होना स्वाभाविक है। फिर भी इस बारे में बराबर कोशिश हो रही है। जैसे आपने कहा कि ट्रैफिक की समस्या रहती है, क्योंकि अब सड़क पर जितने व्हीकल आते हैं, पहले इतने समझ थे नहीं, आज बहुत अधिक आते हैं। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि लोगों को सस्ता, चाहे घाटा खा करके भी हमको ट्रेवलिंग के लिए पब्लिक को सहयोग करना पड़े तो करना चाहिए। उस दृष्टि से हम बढ़ रहे हैं। फिर क्या, प्रदूषण फैलाने वाली अब धीरे धीरे गडकरी जी के प्रयास से अब इलेक्ट्रिक की गाड़ियां मिलना शुरू हुई है। हमें भी मिली है 100, अभी हमने और मांग कर रखी है, तो हमारी 170 अभी पेंडिंग है। तो मैं सोचता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हम 100% इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ लगा करके उसको पूरी करेंगे।
पार्किंग का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी सब, फिर भी उसके बाद भी है ना पार्किंग की एक तरह से समस्या है। तो इसके बारे में विचार कर रहे हैं, क्या हमको अंडरग्राउंड पार्किंग संभव है क्या? जहां जहां संभव है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। कई जगह जो है ना रोड को एक तरह से क्रॉस करना, कम से कम हमारे यहाँ जितने एक्सीडेंट इस साल हुए हैं उसमें 25% एक्सीडेंट केवल पैदल वालों का है या साइकिल वालों का है। इसका मतलब यह है कि जब गरीब आदमी क्रॉस करता है और उसकी जिंदगी चली जाती है बिना किसी की, तो इसके लिए तो हमें सोचना पड़ेगा कि लाइटों की व्यवस्था कैसे हो। जब कम से कम पैदल आदमी निकले उस समय व्हीकल कैसे रुके रहेंगे ताकि वो इससे निकल सके। यहाँ बहुत अच्छा है कि साइकिल ट्रैक बना हुआ है और अच्छा ट्रैक बना हुआ है, लेकिन लोगों की आदत धीरे धीरे, अब पहले साइकिल यहाँ बहुत अच्छी तरह से चल सकती है क्योंकि लेवल शहर है, लेकिन लोगों का भी तो स्टेटस नहीं दिखता है ना, और इसके कारण से हर आदमी सब्जी लेने जाता है तो स्कूटर को टिक लगाता है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो रहने के जो ढंग बदले हैं उनको भी ध्यान में रखना, पर जनता की आवश्यकता की पूर्ति करना ये प्रशासन को समझना और समझना करना ये उनका धर्म है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम इसलिए है कि जैसे एक 99 साल की लीज पे आपने मकान दिया, अब उसके 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चे के सेकेंड और हो गए, अब उनको उस मकान में कैसे एडजस्ट होंगे? आप उनमें कई रोक लगा रखी है। तो हम सोच रहे हैं कि किस तरह से इसमें रियायत मिले, और 31 में 31 में शायद हमारा रिवाइज मास्टर प्लान होगा, उस मास्टर प्लान को ठीक तरह से देखेंगे ताकि शहर की आवश्यकता को भी ध्यान में रखे, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय जिस प्रकार का बिल्डिंग डेवलप किया उससे शहर आज अच्छा इसलिए भी है कि कई इस तरह से सख्त कानून है जिसके कारण से इसका ढांचा बिगड़ा नहीं। बाकी तो किसी भी शहर को नया बनाओ तो भी बिगड़ता ही बिगड़ता है। तो कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ उसमें से क्या रास्ते निकालेंगे, पब्लिक को अपने अनुसार भी कुछ बनेगा। और सबसे ज्यादा रिटायर्ड पर्सन आर्मी के ऑफिसर से लेकर के चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ इंजीनियर सबके सब यहीं बसते हैं। इतनी बड़ी डिग्निटी किसी एक शहर में रिटायरमेंट के बाद रहती है तो वो चंडीगढ़ है। तो बहुत है। अब इन सब का उपयोग करते हुए कैसे चंडीगढ़ को इन समस्याओं से मुक्त करें, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी कमेटियां बना करके इन सब लोगों का भी सहयोग लेकर के कैसे काम कर सकते हैं। जी, जाते जाते कटारिया जी आपसे ये जरूर पूछेंगे कि पंजाब बड़ा जिंदा दिल राज्य माना जाता है, कि बड़ा जोश रहता है यहाँ पर, लोगों में जिंदा दिली रहती है, लेकिन जहां से आप आते हैं राजस्थान, वो भी बड़ा रंगों से भरा हुआ, खाना भी वहां का राजस्थान का बहुत बढ़िया। आप हमारे गवर्नर हैं पंजाब के, आपको पंजाब की कौन सी चीजें हैं जो आपके दिल को छू गई या भा गई या आपको बहुत ही अच्छी लगी पंजाब में आकर? वो क्या है, पंजाब का खाना बहुत रिच है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उसको पचाना हम जैसी उम्र वालों के लिए संभव नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं होता है। कौन सी चीज अच्छी लगती है आपको पंजाब की? देखो, यहाँ की लस्सी, यहाँ का दूध बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का है ना एक तरह से जिस प्रकार की मिठाइयाँ हैं वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ के लोगों का जो है ना, वो जो अपन मक्की की रोटी और सरसों का साग है वो बहुत अच्छा है। वैसे हम लोग भी राजस्थान में खाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल पंजाब के लोग ही सरसों का साग और मक्की खाते हैं, हम लोग भी मेवाड़ के लोग हैं मक्की खाते हैं, हमारे भी यहाँ अधिकांश मक्की का ही उपयोग होता है। तो एक दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से यहाँ के किसान को कुछ खेती के पैटर्न को भी फलदार खेती पर आना चाहिए। अब सब्जियां जो ग्रो तो करते हैं, इस सब्जियों का दाम नहीं मिलता है, उसके लिए आपको कोई न कोई व्हीकल ऐसे बनाने पड़ेंगे जो गांव से सब्जियां लेकर के मंडी तक पहुंचाए और उस व्यक्ति को उसकी ठीक रेट मिले। ज्यादा पैदा किया कुछ भी रेट नहीं मिलती है, और कंज्यूमर जो खरीदता है तो वो 4 गुने दाम से खरीदता है। मतलब किसान बेचता है 1/4 में, कंज्यूमर को मिलता है 4 गुने दाम में। तो इसके बारे में विचार करना चाहिए कि कंज्यूमर को भी सस्ते दाम पे मिले और पैदा करने वालों को भी उसकी मेहनत का पैसा मिले। कटारिया जी, आखिरी सवाल आपसे। आप इससे पहले पंजाब के असम के गवर्नर थे। आपका शुरुआती दौर जो था बतौर एक शिक्षक के तौर पे था, तो अगर आप देखें कि असम से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पंजाब सीख सकता है अपने एक्सपीरियंस से, तो कोई एक चीज अगर आप बताना चाहें कि पंजाब सीख सकता है असम से। देखो क्या है कि आसाम जो है ना, जब से थोड़ा शांत हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, वहां जिस प्रकार के बोडो और बाकी जो आंदोलन है वो आपस में बैठ जोड़ करके सरकार के साथ समझौता करके, तो उसके कारण से एकदम उसका ग्रो हो रहा है।
इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रहा है, केंद्र सरकार ने भी खूब इन्वेस्ट किया और नई इंडस्ट्री भी आना वहाँ शुरू हुई है। और एक बाकी सारे जो विकास है डेवलपमेंट का, वो निश्चित रूप से हो रहा है। यहाँ एक तरह से विकास अभी अवरुद्ध सा ही लग रहा है। उसका कारण यह है कि ये जो आंदोलन का जो तो तरीका है, उसके कारण से कोई भी इन्वेस्टर जब आने से भयभीत होता है कि वह मुझे यहाँ सुरक्षा का क्या होगा। तो मैं सोचता हूँ इस इन्वेस्टमेंट के लिए वातावरण बनाने के लिए बैठना ही एकमात्र रास्ता है, टकराने का कोई रास्ता और कोई फायदा नहीं है। मैं सोचता हूँ बैठ करके हर समस्या को सुलझने का अगर मन हो तो रास्ता निकल सकता है। उसके कारण से ये एकदम ग्रो करेगा। अब जैसे मैं अभी आईटी और इसमें सेक्टर में अभी एक कार्यक्रम करके आया हूँ। ये जो आपका स्टार्टअप और ये जो है, ये इंडस्ट्री जिस प्रकार से एकदम ग्रो कर रही है, यहाँ खेल जो है ना एकदम ग्रो कर सकता है, या एजुकेशन एकदम ग्रो कर सकता है, या मेडिकल बहुत जबरदस्त हब बनने की गुंजाइश है यहाँ का मेडिकल की कभी। और यहाँ जो टूरिज्म को जो है ना वो जितना प्रमोट किया जाए वो इस तरह से मिले। और फिर जो बॉर्डर के जिले हैं उनके बच्चों के लिए नौकरी में कोई विशेष प्रकार का आरक्षण 1% का होना चाहिए, ताकि बॉर्डर के बच्चों को ये लगे कि हम भी इसमें कुछ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये एकदम ग्रो करेगा। पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक कटारिया जी, न्यूज 18 पंजाब के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 का बहुत धन्यवाद कि आज आपने सभी प्रमुख लोगों का सम्मान किया। उसके लिए आपको सोच को, आपके कार्यक्रम को बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो पधारे हुए सभी बुजुर्ग और सब साथी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि सब मिलकर के पंजाब के विकास के साथ ही देश का विकास जुड़ा है। अगर कोई भी स्टेट पीछे रह जाएगा तो देश विकास नहीं कर सकेगा। इसको बढ़ाने में हम सब लोगों को मिल करके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, तालियों के साथ गवर्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया जी ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋਤੀ ਕਮਲ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ श्री गुलाब चंद कटारिया जी ਨੂੰ सम्मानित ਕਰਨ। ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हुण मैं सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी जगह ते खड़े हो जान फॉर द नेशनल एंथम। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।